ठीक है। अभी हम समझते हैं कि भाई इंडिया का क्या पोजीशन है एनर्जी को लेकर के, कैसे कैसे इंडिया में एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, फिर उसमें के बाद हम पहले क्या समझेंगे कि भाई इंडिया एनर्जी का सिनारियो क्या है, इंडिया एनर्जी सिनारियो। ठीक है, ये मतलब कहाँ कहाँ से हमारे यहाँ कितनी बिजली उत्पादन होती है। ठीक है, आगे क्या क्या सरकार करने का सोच रही है, ये सब हम समझेंगे। फिर इसके बाद कुछ टर्म समझेंगे जैसे एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी इंटेंसिटी, एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक है, ये सब देखेंगे। फिर समझेंगे एनर्जी परचेज क्या होता है। ठीक, फिर वन बाय वन करके प्रॉब्लम समझेंगे क्या है, प्रॉब्लम्स इन एनर्जी सेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा, एनर्जी सेक्टर पे क्या क्या प्रॉब्लम्स रहेंगे। ठीक है, ये समझेंगे। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव देखेंगे और आगे सॉल्यूशंस कुछ देखेंगे क्या किया जा सकता है। ठीक है, तब जाकर के तुम्हारा एनर्जी कंप्लीट होगा। इतनी सारी चीज़ें अभी करनी है। ठीक है, अब करते हैं इसको। चलो, हेडिंग डालो एनर्जी सिनारियो, एनर्जी सिनारियो इन इंडिया। क्या पोजीशन है भाई इंडिया की एनर्जी से रिलेटेड। अगर हम बात करें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कहीं पर होते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो है यूएस। समझा के, फिर उसके बाद है चाइना, फिर उसके बाद है रसिया। इंडिया कहाँ पर है, इंडिया की 4th पोजीशन है, इंडिया 4th पोजीशन पर है। ठीक है ना, काहे में, एनर्जी कंजम्पशन में, कंज्यूमर मतलब यूज़ करने वाला, समझा गया। ठीक है ना, 4th पोजीशन इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमिंग, कंजम्पशन में। ठीक है ना, कंजम्पशन मतलब जो उसकी उपभोक्ता है। ठीक है, उसके अनुसार। ठीक है, कितना है, पहला कौन है, यूएस है, फिर चाइना है, फिर रसिया है। ठीक है, हमारा स्टैंड कहाँ पर है, 4थे नंबर पे। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई हमको अपने वो चाहिए, मतलब एनर्जी, हमेशा एनर्जी सिक्योर होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ा समझो कि भाई एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है। एनर्जी देखो, सिक्योरिटी ज़रूरी है हमारे लिए, एनर्जी सिक्योरिटी ज़रूरी है, हमेशा हर वक्त हमको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई हम क्या चाहते हैं, हम हमारा टारगेट क्या रहता है, हम तो यही मान के चलते हैं भाई 8% का इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ रेट रहे, जीडीपी ग्रोथ रहे। समझा क्या, और जीडीपी ग्रोथ कराने के लिए आपको इंडस्ट्रीज चलाने पड़ेंगे, इंडस्ट्रीज चलाना पड़ेगा, सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, ये सब से ही तो आपकी कांस्टेंट, जब इन पर रेगुलर रूप से कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी रहेगी, तभी तो हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं ना, 8% की ग्रोथ। अगर मान लो ऊर्जा है ही नहीं हमारे देश में, तो क्या हम 8% जीडीपी और 8+ इससे प्लस जीडीपी कभी अचीव कर पाएंगे। वो भी हम ये एक साल के लिए नहीं चाहते, हम हमेशा के लिए चाहते हैं। इसलिए भी क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। समझा गया, एनर्जी सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी है ताकि कांस्टेंट सप्लाई बने रहे एनर्जी की, जो कि जिसके कारण क्या होगा, ग्रोथ होगी। समझ में आ गया। अब एक बात देखो, यहाँ पर हमारे यहाँ जितनी भी बिजली उत्पादन होती है, समझ में, उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सबसे बड़ा सोर्स कोयले से है। ठीक है, ये कोल है, कोल का लगभग 59% के अलावा कहाँ से आता है, हमारा कोल से आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो 17% कहाँ से आता है, हाइड्रो। हाइड्रो मतलब वो जो हम डैम बना करके बनाते हैं ना पानी से, हाइड्रो। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा रिन्यूएबल, लगभग 12% कहाँ से आता है, रिन्यूएबल। क्लियर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा लगभग 9% आता है कहाँ से, नेचुरल गैस से। ठीक है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनसे जो ऊर्जा निकालते हैं। ठीक है, 2% पहले भी बताया था क्या है, 2% कहाँ से आता है, न्यूक्लियर। ये सब डाटा ना एकदम रट लेना। ठीक है ना, और ये बच गया है 1%, ये बाकी सब चीज़ों से मिला करके आता है, अदर्स। ठीक है, मतलब ऑयल वगैरह से। क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया कहाँ कहाँ से आ रहा है।
ठीक है, कोल का सबसे ज़्यादा है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है, कोल हो गया। अब बात करें अगर रिन्यूएबल में कि भाई ये इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं और इसका चक्कर देखते हैं, इसको समझते हैं 100 है पूरा, तो सबसे ज़्यादा इसमें कहाँ से आता है? सब जाता आता है विंड से, पहले भी बताया था, है ना, अपन ने किया था ना कि बोला था कि रिन्यूएबल में सब ज़्यादा कहाँ से आता है? विंड से, 67% तो विंड से आता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब आता है सोलार से, सोलार के बाद आता है हाइड्रो से, स्मॉल हाइड्रो, ठीक है, सोलार के बाद स्मॉल हाइड्रो, स्मॉल हाइड्रो, फिर उसके बाद आता है बायोमास से, ठीक है, और फिर बच गया अदर्स, ठीक है। ठीक है, तो ये याद है ना कि 67% कहाँ से आता है, मतलब विंड सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद है सोलार, फिर उसके बाद है क्या? बायोमास, फिर हाइड्रो, ये लगभग दोनों का 13% कंट्रीब्यूशन था, ठीक है ना, 13 के आसपास, ठीक है, मतलब दोनों एक साथ है। और लास्ट में है कौन सा? अदर्स। क्लियर है? क्या दिमाग में रखना कि सब ज्यादा यहां पर याद रखो, ओवरऑल सब ज्यादा कौन सा है? तो कोल। रिन्यूएबल में सब ज्यादा कौन सा है? तो विंड। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? बढ़े आगे। ये तो एक ओवरऑल तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई कहाँ पे क्या क्या दिक्कत हो रही है, मतलब कहाँ कहाँ से यूज हो रहा है, ठीक है। अब बताओ आगे बढ़े। ठीक है, जियोथर्मल कर लिए था ना अपन ने। ठीक है, अब समझते हैं एनर्जी सिक्योरिटी क्या होता है और एनर्जी क्राइसिस क्या है, ठीक है, ये समझते हैं नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जान लो, एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। एनर्जी क्राइसिस किसको बोलते हैं? ठीक है, एनर्जी क्राइसिस करेंगे अब अपन, मतलब ऊर्जा संकट किसको बोलते हैं? देखो, एनर्जी क्राइसिस हम उसको बोलते हैं ऐसी कोई भी स्थिति, देखो ये है एनर्जी सप्लाई, ये है ऊर्जा एनर्जी सप्लाई, ठीक है। एनर्जी सप्लाई कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट मतलब लगातार होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हम हर समय होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब क्या? एक भी समय के लिए नहीं रुकनी चाहिए, समझ में क्या ना, रेगुलर कांस्टेंट ऑल द टाइम, समझ में क्या, हर समय में एनर्जी का सप्लाई रेगुलर होना चाहिए, समझ में क्या। इस पर अगर ये काहे के लिए, फॉर अगर ये ऐसा होगा तो हमारे पास क्या होगा? ग्रोथ आएगी, समझा क्या। अगर एनर्जी सप्लाई इनको हम क्या कर दें, इन पर इंटरप्शन आ जाए, इंटरप्शन आ जाए मतलब रुकावट आ जाए, मतलब ऊर्जा सप्लाई अगर लगातार पहले हो रही थी, अब अगर उस पर कोई भी बाधा आ जाए तो उसको क्या कर देते हैं हम, उसको बोलेंगे कि भाई ये एनर्जी क्राइसिस है, समझा क्या। एनर्जी क्राइसिस मतलब क्या होता है? इंटरप्शन आना, काहे में? एनर्जी सप्लाई में, समझा क्या। क्लियर है ना? ठीक है, हमको क्या चाहिए था? एनर्जी सप्लाई हर वक्त, क्योंकि ग्रोथ चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, हर समय हमको क्या चाहिए था? रेगुलर सप्लाई, ठीक। रेगुलर सप्लाई ना हो करके बीच में अगर इंटरप्शन हो गया तो उससे हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई एनर्जी क्राइसिस है, ठीक है। क्यों एनर्जी क्यों जरूरत है? एनर्जी इसलिए जरूरत है कि भाई ये इंजन होता है। देखो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? इंजन होती है ग्रोथ की, इंजन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, समझ में आ गया। ये क्या है? एक तरीके का इंजन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है ना। ये इनपुट होता है, इनपुट होता है भाई, इसके बिना गुड्स एंड सर्विस आ ही नहीं सकते, मतलब इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा,
कोई भी सर्विस सेक्टर काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए गुड्स एंड सर्विस के लिए क्या है, इनपुट है। इनपुट है मतलब इसके बिना काम नहीं चल सकता। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है ना। किसी भी समय में अगर एनर्जी का है, सप्लाई कम हो रहा है, इंटरप्शन हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी क्राइसिस। मतलब क्या होता है, ये ऐसे भी हो सकता है एनर्जी क्राइसिस। इसकी डेफिनेशन ये है, मतलब मान लो डिमांड बढ़ गई अचानक से, डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए। समझ में आ गया? ठीक है ना। डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई कम हो जाए, तभी ये क्या हो गया, पूर्ति कर पा रहा है क्या ऊर्जा को, नहीं कर पा रहा है। इसको भी हम क्या बोलेंगे, एनर्जी क्राइसिस। समझ में आ गया? डिमांड उतनी रहे, डिमांड कांस्टेंट रहे, लेकिन सप्लाई घट जाए, तब भी पूर्ति नहीं होगी ना, उस केस में भी क्या हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है। समझ में आ गया? ऊर्जा संकट आ रहा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर ना। एक और केस ले लो, डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई उतनी रहे। सप्लाई को हम क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। सप्लाई नहीं बढ़ रही है, डिमांड बस बढ़ती जा रही है, तो उस केस में भी तो क्राइसिस आएगा कि नहीं आएगा। 3 केस देखा हमने क्या, पहला डिमांड बढ़ जाए सप्लाई घट जाए तो क्राइसिस, डिमांड उतनी रहे सप्लाई घट जाए तो भी क्राइसिस, डिमांड बढ़ जाए सप्लाई कांस्टेंट रहे तब भी क्राइसिस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? बताओ समझ में आ गया? आगे बढ़े तो ठीक है। अब देखो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, कारक हैं जो इस चीज को जन्म देते हैं। ठीक है ना, फैक्टर्स फॉर एनर्जी क्राइसिस। देखो इसमें हम बोलेंगे भाई, एक हमारा डोमेस्टिक मतलब हमारा आंतरिक कारण हो सकता है, और एक बाह्य कारण हो सकता है, मतलब बाहर वाला, मतलब इंटरनल रीजन, आंतरिक कारक वर्सेस एक्सटर्नल रीजन। ठीक, इंटरनल रीजन और एक्सटर्नल रीजन। अब समझो, जैसे कि मान लो कि भाई क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल के कुछ रीजन देखते हैं और एक्सटर्नल के कुछ कारण देखते हैं। एक्सटर्नल मान लो वॉर हो गया बाहर, है ना, बाहर वॉर हो गया। ठीक है, जैसे कि वेस्ट एशिया में वॉर हो गया, तो भाई हमको यहाँ पर तेल नहीं आ पाएगा ना, सप्लाई बंद हो जाएगी। ठीक है, टेररिस्ट अटैक हो गया बाहर, टेररिस्ट अटैक्स, तो उसके कारण भी भाई इंडिया में सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो ये सब पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये बाहर हो गए। समझा क्या? इंटरनल रीजन क्या होगा, ओवर कंजम्पशन, ज्यादा खपत हो रही है। ठीक है, क्लियर। सरकार ने कोई टैरिफ वगैरह लगा दिया हो, है ना, जिसको बोलते हैं एम्बार्गोज बाय गवर्नमेंट। सरकार ने कुछ ज्यादा ही टैरिफ लगा दिया हो, टैरिफ लगा देते हैं तो सप्लाई कम हो जाती है, बाहर से उतना तेल नहीं आ पाएगा अब जितना आना चाहिए। समझा क्या? नेक्स्ट, पाइपलाइन फेलियर हो जाए हमारे अंदर ही, एक्सीडेंट्स हो जाए। एक्सीडेंट्स मतलब मान लो तेल चढ़ा रहे थे और पूरा गिर गया तो अब सप्लाई कम हो गई ना। ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है, सर्विस सर्विस बोल रहा हूँ कि मान लो कि भाई एक काम करते हैं, यहाँ पर वेस्ट एशिया का देख लिया, टेररिस्ट देख लिया, और एक आध एग्जाम्पल हो सकते हैं जो बाहर का, मान लो कि भाई उन्होंने ही सैंक्शन लगा दिए। समझना कि जैसे सैंक्शन लगा देना, जैसे यूएस सैंक्शन लगा दिया है ना ईरान पर, तो अब उससे हम नहीं ला सकते। तो इन सब पे एक्सटर्नल वालों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, इंटरनल वाला तो हमारे कंट्रोल में होता। समझना क्या? ओवर कंजम्पशन है, जैसे कि ज़्यादा कंजम्पशन कर दिए। समझना क्या? तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा है, याद रखना कि भाई ये सब होता है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बाहरों के देश में ये देखा जाता है, जैसे मिलिट्री का कब्जा हो गया, मिलिटरी कूप, है ना। जैसे कि मान लो सऊदी अरेबिया में अभी वहाँ का
गड़बड़ चल रहा है, वहाँ की आर्मी उस पर कंट्रोल कर ली तो ख़त्म सब कुछ। अब जैसा आर्मी चाहेगी वैसा होगा उनके हिसाब से, ठीक है ना। नेक्स्ट, चेंज इन गवर्नमेंट, सरकार में बदल जाती है वहाँ पर, तो फिर उनसे रिलेशन में दिक्कत हो जाती है, चेंज इन गवर्नमेंट। तो ये सब क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, कई बार क्या होती है, ये कंट्रीज स्टॉप कर देती है अपना प्रोडक्शन, समझा क्या, तो इसको बोलते हैं टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन। तो इस केस में भी भाई हमारे यहाँ एनर्जी नहीं आ पाएगी ना, तेल नहीं आ पाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्राइस अगर बढ़ा दे घटा दे, इनके ऊपर है ना ये सब, तो ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर है, प्राइस को रेट बढ़ाना घटाना, प्राइस बढ़ा देंगे तो भाई तेल कम आएगा, समझ गए। ये सब एक्सटर्नल फैक्टर है, हमारा तो देख लिया, हमारा इंटरनल फैक्टर। एक और चीज़ है इंटरनल में, लिख लो, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एजिंग मतलब जो बहुत पुराने हमने यूज़ किए हैं, जिसमें हम स्टोर करते हैं, कंटेनर वगैरह होते हैं, वो आउटडेटेड होते हैं, ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी नहीं रहती, पुराने कंटेनर होते हैं, लीकेज ज़्यादा होता है, इसीलिए उनके एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उस कारण भी ये हमारी अपनी गलती के कारण होता है, इसलिए इंटरनल में। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। पाइपलाइन फेलियर हो गया, देख लिया हमने, एक्सीडेंट हो गया, ये सब के कारण तो होता है, ठीक है। प्लस इम्प्रॉपर रेगुलेशन, है ना, पुअर रेगुलेशन प्लस पुअर मैनेजमेंट। अगर हम ढंग से ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी दिक्कत है। इन सब कारणों से भी क्या आता है, सकता है, एनर्जी क्राइसिस आ सकती है। क्लियर है, ठीक। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कुछ एग्जांपल्स अगर देख लें हम कि भाई ऐसा कब कब हुआ जब ऐसी ऊर्जा संकट हमारे देश में आई है, ऐसा कुछ एग्जांपल्स होंगे ना। हाँ, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जब हमारे देश में ऊर्जा संकट आई है, जैसे कि 1973 के समय में, सिर्फ देश में, हमारे देश में नहीं, पूरे दुनिया में ही ऊर्जा संकट आ जाती है कुछ कुछ चीज़ों के कारण। 1973 में जब इजराइल का वॉर हुआ था, इजराइल और अरब वॉर हुआ था, तो उस केस में भी भाई ऊर्जा संकट आ गई थी, ठीक है। 1979 में जब ईरान के ऊपर अटैक किया, अटैक बोल रहा हूँ, अरे कौन सा वॉर था वो, ईरान इराक वॉर में, ये एक बार चेक कर लेना इसका ईयर, मेरे को याद नहीं है। ईरान इराक वॉर जब हुआ था, ठीक है ना, ये 1970s के आसपास है, 19 इसी के समय में, उस समय भी दिक्कत फंस गया था, ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि भाई सैंक्शंस लग गए थे ईरान पर, इसी समय 1979 में ईरान सैंक्शन लग गया था फॉर इट्स एक्सपोर्ट, मतलब वो अपना एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था, ठीक है ना, उस पर सैंक्शन लगा दिए थे। इसलिए क्या होती, सप्लाई कम हो गई थी, सप्लाई कम कर दी थी, क्योंकि ईरान तो बेच ही नहीं पा रहा था और प्राइस बढ़ गया था। अभी देखा, प्राइस बढ़ता तब भी ऊर्जा संकट आ जाती है कि नहीं आती, ठीक है। 1990 में एक बार क्या हुआ था, गल्फ वॉर हुआ था, गल्फ वॉर, जिसमें क्या हुआ था, इराक ने अटैक कर दिया था कतर पर, कतर, उस समय भी प्राइस बढ़ गए थे, ठीक। तो उस केस में भी क्या हुआ कि भाई आर्थिक संकट बढ़ जाएगी। ये सब कुछ कंडीशन है, देखा ना, एक्सटर्नल फैक्टर अभी देख रहे थे जो, उन्हीं के कुछ उदाहरण है ये, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, अभी अभी एट प्रेजेंट ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो ऊर्जा संकट को बढ़ावा दे सकती है, समझना कि एट प्रेजेंट की बात करें अब, एट प्रेजेंट ऐसे कौन कौन सी चीज है विच कैन अफेक्ट एनर्जी क्राइसिस, ठीक। अगर कंटेम्प्रेरी समय में हम देखें तो भाई मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम बहुत दिक्कत में है, मिडिल ईस्ट प्रॉब्लम, जिसमें क्या क्या है, अभी देखा ना कि आईएसआईएस कंट्रोल कर लेता है, इसका बढ़ना, ठीक है। यमन में दिक्कत हो रही, यमन क्राइसिस आ रहे हैं, यमन क्राइसिस, ये अभी के समय संकट में जो खड़े हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, समझना क्या। और ये तीनों का लड़ाई जो चलता है, एक तरफ है ईरान, एक है इराक और एक है सऊदी अरेबिया, इनके बीच में ये जो भी संकट है ना, इसके कारण भी क्या हो सकता है कि मिडिल, अभी एट प्रेजेंट
बड़ा दिक्कत रहता है इन सारी चीज़ों के कारण कि भाई दिक्कत हो सकती है। समझ में आ क्या? क्लियर है? ठीक है, ठीक। तो ये तो हमने देख लिया कौन कौन से फैक्टर्स के कारण एनर्जी एट प्रेजेंट वो करती है। अब देखो स्टेप्स कौन कौन से लिए गए। ठीक, अब देख लेते हैं फटाक से क्या स्टेप्स। ठीक, एनर्जी उसको करने के लिए। ठीक है, अभी हमने देखा था ना कि भाई बायोफ्यूल पॉलिसी आई है ना हमारे यहाँ, बायोफ्यूल पॉलिसी जो कि क्या करती है, बायोमास से जो बाहर से हम उन पे डिपेंडेंस कम कराती है ना, इससे क्या होता है, ये काहे के लिए लाई गई थी हमने देखा ना, रिड्यूस करती है क्या डिपेंडेंस, काहे पर डिपेंडेंस, एक तो फॉरेन कंट्रीज पर, और दूसरा काहे पर बोला था, दूसरा बोला था कि फॉसिल फ्यूल्स पर। ठीक, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट कर रही है सरकार, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट कर रही है। समझ में आ गया? नेक्स्ट अभी देखा था ना हमने कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना। ठीक, और नेक्स्ट सबसे बेस्ट होगा जब आप समझ लोगे कि एनर्जी सिक्योरिटी पर काम करना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे एनर्जी सिक्योरिटी, तो और समझ में आ जाएगा। समझ में आएगा? गवर्नमेंट एम्स फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। अब जो भी एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट होंगे वो लिख दोगे तुम। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है फटाक से इसको कर लेते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट करें एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी, संकट समझ में आ गया ना कि भाई रेगुलर सप्लाई नहीं हो पा रही, बस उसको बोलते हैं संकट। क्यों आता है ये हमने देख लिया। क्या किया जाता है उसके लिए। अब एनर्जी अगर एनर्जी क्राइसिस है तो हम क्या करेंगे, एनर्जी सिक्योर करेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक, तो बस अब ये एनर्जी सिक्योरिटी क्या है, कैसे है और कैसे कर रही है सरकार, यही सारे पॉइंट हमको समझना है। समझ में आ गया? ठीक है, अब समझते हैं कि भाई क्या है एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी मतलब क्या है, देखो ये है हमारी सेक्टर्स। कौन कौन सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। अगर इन सारे सेक्टर्स को समझा गया रेगुलर रूप से, देखो उसमें क्या हो रहा था कि रेगुलर रूप से जो भी एनर्जी आ रही थी उस पर बाधा पड़ रही थी। अगर वो बाधा ना पड़े और रेगुलर रूप से सारी सप्लाई होती जा रही है, मतलब क्या है, एनर्जी सिक्योर है हमारा। तो इसको क्या बोलेंगे, ये है एनर्जी। समझा गया? एनर्जी का कांस्टेंट सप्लाई होना, कांस्टेंट सप्लाई एट ऑल द टाइम, उसी को हम क्या बोल देते हैं कि भाई एनर्जी सिक्योर है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी। मतलब वहां पर इंटरप्शन होता है ना, यहां पर क्या होगा, अनइंटरप्शन। क्लियर? वहां पर इंटरप्शन हो रहा था, यहां पर अनइंटरप्शन हो रहा है। ठीक है, और ये जो सप्लाई होनी चाहिए एट ऑल द टाइम, और उसमें भी एक चीज ध्यान में रखना है, एट ऑल द टाइम सप्लाई तो हो, बट उसमें भी एक कैची वर्ड है क्या, कि भाई अफोर्डेबल प्राइस पर। ये नहीं कि आप महंगा दे करके सप्लाई कर रहे हो, एट अफोर्डेबल प्राइस, मतलब भाई प्राइस भी उसका कम होना चाहिए। ये नहीं इतना होना चाहिए कि जितने में हम खरीद सकें, ये नहीं कि बहुत महंगा है। समझा क्या? तो इसलिए तभी हम उसको बोलेंगे कि क्या है वो, एनर्जी सिक्योर है। अब यहां पर ध्यान देना। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर कीवर्ड्स क्या क्या है थोड़ा सा देखो। यहां कीवर्ड्स हैं कि भाई एनर्जी, एनर्जी हर समय एक तो अवेलेबल होना चाहिए, है ना, उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा एक्सेसिबल होना चाहिए।
ये अवेलेबल है, मतलब वहां पर मान लो कि मैं इस गांव में रहता हूं तो मेरे को मिलना चाहिए, समझना, और मेरे गांव तक पहुंचना भी चाहिए ना, एक्सेसिबल। ऐसा नहीं है कि भाई मान लो कि मैं उसको लेने जा रहा हूं और मेरे को मिल नहीं रहा, अवेलेबल तो है बट मैं उसको ले ही नहीं पा रहा हूं, मतलब वो सिर्फ एक वर्ग के लोगों के लिए है, समझा रहे। जैसे कि भाई अभी सिलेंडर है, सिलेंडर इस गांव में तो आ गया है, इस गांव में अवेलेबल है, लेकिन मैं जब लेने जा रहा हूं तो मेरे को मिल नहीं रहा है, मतलब मेरे लिए वो क्या है, अनएक्सेसिबल हो गया। मतलब अवेलेबल भी होना चाहिए, एक्सेसिबल भी होना चाहिए, और तीसरा क्या बोल रहा हूँ, अफोर्डेबल भी होना चाहिए। अफोर्डेबल मतलब सस्ता होना चाहिए, समझना क्या, एग्जाम्पल समझ गए ना। सिलेंडर है उस गांव में तो है, लेकिन गांव में एक गरीब परिवार को नहीं मिल पा रहा है, समझना क्या, ठीक है। वो क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो नीचे कम्युनिटी के लोग हैं इसलिए उसको देना नहीं चाह रहे, तो वो एक्सेसिबिलिटी होता है। लेकिन वो अगर मान लो खरीद ही नहीं पा रहे उसको, तो वो उनके लिए अनअफोर्डेबल हो, है ना, वो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। क्लियर है। तो कीवर्ड याद रखना, ये जो एनर्जी हो उसमें ये सारे एंगल हो, जब जाकर के हम बोलेंगे भाई सिक्योर है। क्लियर है ना, क्लियर है, आगे बढ़ू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो एनर्जी सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, एनर्जी सिक्योरिटी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें दो एंगल में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय तक के लिए, और एक शॉर्ट टर्म के लिए, समझना क्या। शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है, एनर्जी सिक्योर हो पर वो दोनों के लिए होता है, एनर्जी सिक्योर फॉर बोथ। ये नहीं कि भाई अभी के लिए तो सिक्योर है, लंबे समय में सिक्योर नहीं रहेगा, ये भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों इंक्लूड करता है भाई, एनर्जी एनर्जी सिक्योरिटी हो लंबे समय तक के लिए भी। लंबे समय में क्यों हो, ताकि हमारा क्या हो, आर्थिक विकास हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो भी हमारे डेवलपमेंट एंड नीड्स हैं, जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए लॉन्ग टर्म में ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म के लिए क्यों ज़रूरत है, क्योंकि भाई डिमांड सप्लाई मिसमैच ना हो, समझना क्या, डिमांड सप्लाई में बैलेंस रहे, डिमांड फॉर डिमांड सप्लाई बैलेंस, डिमांड सप्लाई बैलेंस के लिए अभी के लिए तो यही देखते हैं भाई कि जितनी डिमांड है उतने उसके अनुसार सप्लाई हो, नहीं तो फिर पैनिक होता है, समझना क्या। और लंबे समय तक के लिए ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि उससे भाई आर्थिक विकास करना है, समझा रहा। इसलिए ये हो गया तुम्हारा एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब, समझना क्या, क्लियर। क्यों जरूरी है एनर्जी सिक्योरिटी, क्यों जरूरत है भाई इसकी एनर्जी सिक्योरिटी की, बताओ। अभी बताया ना, नीड क्यों है, नीड अभी देखा, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इनपुट होता है, किसके लिए, इनपुट होता है गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए, समझना कि एनर्जी क्या है, इंजन है, इंजन किसके लिए, हमारे सेक्टर्स के लिए। कौन कौन से सेक्टर्स हैं वो अभी देखा, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, समझना कि इनके लिए क्या है, इंजन है, बिना इसके वो काम नहीं कर सकते। एनर्जी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमको क्या चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस ग्रोथ चाहिए, समझना क्या। और इंडिया वैसे भी, इसलिए भी इंडिया को ज़रूरत है क्योंकि इंडिया क्या बनना चाहता है, इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की चाह में है, और वो कब होगा, जब तक आपकी एनर्जी पूर्ति नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। इंडिया एस्पायर्स टू बिकम ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, है ना। अब जब आपको ग्लोबल इकोनॉमिक पावर चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास भाई रेगुलर सप्लाई होना चाहिए ना, एनर्जी सिक्योर होनी चाहिए आप, ठीक है। ठीक है, और एक और ज़रूरत है यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। देखो इंडिया क्या होता है, इंडिया अभी डिपेंडेंट है किस पर, फॉरेन कंट्रीज पर, फॉरेन पर। और फॉरेन में हमको पता है कि भाई प्राइस जो होते हैं, प्राइस ऑफ ऑयल, वो क्या होते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, कांस्टेंट नहीं रहते, बदलते घटते बढ़ते रहते हैं। इसलिए इसके कारण हमारा दिक्कत पड़ जाता है एनर्जी, इसलिए हमको ये दिक्कत है हमारा, ठीक है। ये क्या कर सकता है, नॉट गुड फॉर इंडिया। तो हम क्या करें, अपने आप को एनर्जी सिक्योर बना ले। तो उससे क्या होगा, जब हम अपने आप को एनर्जी सिक्योर बना लेंगे तो उससे क्या होगा कि भाई बेटर रूप से हम अपना जो भी पूर्ति है उसको कर पाएंगे, समझना क्या, क्लियर है, मतलब समझ में आ गया ना। ये था उसका लिटरल मीनिंग। अब देखते हैं कि भाई क्या क्या दिक्कतें हैं इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं चैलेंजेस, ठीक, नेक्स्ट है क्या क्या चैलेंजेस हैं।
ठीक है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इसमें, हमारे ऊपर जो चुनौतियां हैं ना, ये क्या है, क्या क्या चुनौतियां हैं भी इसको लेकर के, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के। सबसे पहला चुनौती है पॉलिसी से रिलेटेड, नीतियां हमारे देश की ऐसी जैसी नीतियां हैं पॉलिसी रिलेटेड। इसमें क्या होता है, हमारी जो पॉलिसी है ना वो फेल हो गई है। कैसे फेल हो गई भाई, हमने इतनी सारी पॉलिसी बनाई थी, ये सोच करके बनाई थी कि भाई बाहर से पैसा आएगा हमारे देश में, बाहर की कंपनी यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगी, बट ऐसा हुआ नहीं, हमारी पॉलिसी फेल हो गई उनको अट्रैक्ट करने में। समझा क्या, पॉलिसी फेल्ड। पहला, फेल्ड टू अट्रैक्ट किसको, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक, बाहर से जो पैसा आने वाला था, हमने तो यही सोच करके अपनी नीतियां बनाई थी, बट वो फेल हो गई। समझा क्या। नेक्स्ट, एक पॉलिसी थी हमारी जिसको बोलते हैं नेल्प पॉलिसी, इसको रिप्लेस करके अभी इस पे काम किया गया है हेल्प पॉलिसी। ठीक है, ये पॉलिसी है, इसके ऊपर सेपरेट अभी आ रहा है, क्या है ये अभी समझ में आ जाएगा। ये क्या कर रही थी, ये फेल हो गई थी अपने कामों में, फेल्ड इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट। समझा कि इन्वेस्टमेंट लाने में ये फेल रही, ये वाली जो पॉलिसी थी। ठीक है, ठीक। अब ये जो हेल्प पॉलिसी है, इसी को सही करने के लिए लाई गई है। क्या है ये हेल्प पॉलिसी, अभी आ रहा है थोड़ी देर में। ठीक है, सब कुछ समझेंगे अभी, हेल्प पॉलिसी और नेल्प पॉलिसी। इसने थोड़ा सा काम किया है इसको सुधारने के लिए, समझा ना, बट अभी तक तो फेल ही रहा है ये। ठीक है ना, नेल्प क्लियर। तो यहाँ पर नेल्प पॉलिसी देख लिया। अब देखते हैं भाई, एक चीज और समझो, कोल माइनिंग जो हो रही थी, कोल माइनिंग की अलग दिक्कतें हैं। कोल माइनिंग की अलग दिक्कत क्या है, एक तो कोल ब्लॉक जो होता ना, कोल ब्लॉक एलोकेशन था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। ये कैसे काम करता है ये अभी समझा दूंगा मैं थोड़ी देर में। कैंसल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कोल ब्लॉक का जो एलोकेशन हुआ था उसको कैंसिल कर दिया। क्यों, क्या रीजन के कारण भाई, एक तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और दूसरा जो मेन सुप्रीम कोर्ट ने रीजन उठाया था वो था स्कैम, कोल स्कैम। समझना क्या, जिसमें गवर्नमेंट को लॉस हुआ था, इसका बेस बना करके सारी चीजों को उन्होंने क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। ठीक है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, एनजीटी क्या करती है, कैंसिल कर देती है ब्लॉक्स को, कैंसिल कर देती है माइनिंग्स को, माइनिंग ऑपरेशंस को। क्यों, पर्यावरणीय मुद्दे जो होते हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इसके कारण ये ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ गया ना, क्लियर है, ये पहला प्रॉब्लम है। ठीक है, पॉलिसी रिलेटेड मैटर इतना हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं हम, इसके कारण क्या आ गया, पॉलिसी पैरालिसिस आ गया, पॉलिसी पैरालिसिस। इसी में भी देखो, जो कोल माइनिंग होता था ना, कोल माइनिंग में क्या हो रहा था कि भाई कोल इंडिया लिमिटेड की मोनोपोली रहती है, कोल इंडिया लिमिटेड की मोनोपोली रहती है। इसके कारण क्या होता, प्रोडक्शन नहीं हो पाता, प्रोडक्शन क्या रहता है, कम रह जाता है। क्लियर है ना। अभी सरकार ने इसकी मोनोपोली खत्म करने का सोचा है। ठीक है ना, बहुत धीरे धीरे करके स्टेप लिया है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस पर काम किया है। क्या क्या काम किया है वो देखेंगे कब, जब हम ये पढ़ेंगे कि भाई गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए। रिसेंटली गवर्नमेंट हैड टेकन स्टेप्स, वो देखेंगे कौन कौन से, जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में देखेंगे। पॉलिसी रिलेटेड मैटर समझ में आ गया, बताओ आगे बढ़े, बताओ। नेक्स्ट एक्सटर्नल चैलेंज, बाहरी मुद्दे जो होते थे, एक्सटर्नल चैलेंजेस, ये अभी देखा था ना हमने, बाहर के कारण अभी देखा था कि भाई कुछ कंपनियों की क्या है, उन्होंने अपनी मोनोपोलाइजेशन कर लिया है, इंटरनेशनल मोनोपोली। दूसरा भाई, ये जो इनका जो प्राइसिंग पॉलिसी होता है ना, जैसे ये ओपेक कंट्रीज है, ये सब कौन करती है, ओपेक कंट्रीज करती हैं। ओपेक कंट्रीज क्या करती हैं, जो इनका फिक्स नहीं है कि ये किस दर पर ये सब चीजें बेचती हैं। समझा गया, कुछ फिक्स नहीं है, मतलब क्या है,
ओपेक पॉलिसी है इनकी, ओपेक पॉलिसी, ठीक है ना। ओपेक पॉलिसी काहे के लिए? प्राइसिंग के लिए, प्राइसिंग ऑफ नेचुरल गैस एंड ऑयल। इससे रिलेटेड इनकी कोई फिक्स पॉलिसी नहीं है, अपने मर्जी का करते हैं ये, समझ में आ रहा है। तो ये भी हमारा इस पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंज है, ये चुनौती है, ठीक है। नेक्स्ट, अनस्टेबल रहता है ना, अनस्टेबल वेस्ट एशिया, जैसे कि कैसे? ISIS की दिक्कत है, सीरियन वॉर चल रहा है, सीरियन वॉर, समझा क्या? यमन क्राइसिस, यमन क्राइसिस, समझा क्या? ये सब दिक्कत है, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं भाई, हम जिससे दिक्कत, हम जिससे खरीदते हैं ना, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन एनर्जी पार्टनर्स ऑफ इंडिया। कैसे? 3 चीज बताया था अभी, सऊदी अरेबिया है, इराक है, ईरान है, इनके बीच में आपस में लड़ाई चलती रहती है तीनों को, और ये तीनों हमारे पार्टनर्स हैं, समझा क्या? तो हमारे साथ ये भी एक दिक्कत है कि भाई ढंग से ये लोग रहते नहीं, इसलिए हम अपना मूड बना नहीं पाते हैं, समझा क्या? पॉलिसी हमको डिसीजन लेने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये एक्सटर्नल चैलेंजेस हो गए, क्लियर है। 2 चैलेंजेस देख लिया हम लोगों ने, पॉलिसी रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल चैलेंज देख लिया। अब देखते हैं इकोनॉमिक चैलेंज क्या, आर्थिक रूप से क्या चुनौतियां हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस। देखो आर्थिक रूप से तो ये चुनौती है कि भाई हमारा क्या होता है ना, हमारा जो आयात का बिल होता है वो बहुत बढ़ जाता है, इंपोर्ट बिल हमारा बहुत ज़्यादा है, हमको बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो भाई हमारा पैसा कहाँ जाता है? पूरा विदेशों में जाता है, दूसरे देशों में जाता है, मतलब आयात जो करते हैं ना, आयात बिल वो कितना है? बहुत ज़्यादा है, आयात ज़्यादा करते हैं तो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? वहाँ पर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, हम क्या करते हैं, इन पर बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ भी तो देते हैं, ये जो भी ईंधन होते हैं, फ्यूल पर सब्सिडीज़ बहुत है, सब्सिडीज़ बहुत है, जिसके कारण हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ठीक है, वो बढ़ जाता है, ठीक, क्लियर, वो बढ़ जाता है, ठीक, ये भी एक दिक्कत है, ठीक, क्लियर है ना। ये इकोनॉमिक चैलेंजेस में हो गया कि भाई हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, हम क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने में पूरा पैसा वहाँ चला गया, फिर कुछ सब्सिडीज़ देते हैं, सरकार का पैसा वहाँ चला गया, तो इसीलिए भी हमको बड़ी दिक्कत होती है, समझना क्या? ये इकोनॉमिक चैलेंजेस हो। चौथे में देखो एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस क्या है। जो हम ये बिजली पहुंचा रहे हैं ना, एक्सेसिबिलिटी मतलब जो पहुंच होती है, ठीक, कि भाई वहां तक हम, इसमें क्या काम किया है ये देखते हैं फटाक से, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस मतलब क्या? देखो हमारे यहाँ सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है, लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा कौन उपभोक्ता कौन है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंज्यूमर है हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड, लगभग 45% ऊर्जा तो ये जो घरेलू होते हैं उनमें जाता है, ठीक है ना, 45% के आसपास। लेकिन गांव में, रूरल एरियाज में देखो, रूरल एरियाज में अभी भी एट प्रेजेंट 90% जो होता है ना, जितना भी ईंधन वो लोग उपभोक्ता करते हैं, 90% कंजम्पशन जो है वो कहाँ से आता है? बायोमास से आता है। बायोमास में कौन, जैसे कि ये फ्यूल, वुड, लकड़ी वगैरह से वो लोग कंज्यूम करते हैं। और हमारा टारगेट क्या है कि भाई एनर्जी फॉर ऑल, एनर्जी फॉर ऑल, हर एक घर में 2022 तक हम क्या करें, बिजली बना करके पहुंचा पाएँ और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर पाएँ, फ्यूल मतलब एलपीजी की सप्लाई कर पाएँ, तो एलपीजी, फिर क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब पहुंचा पाएँ 2022 तक, ठीक है, ये सब हमारा टारगेट रहता है, बट ये हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, समझ में आ गया, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जा रही है, ठीक है, इसलिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है, ठीक, ठीक है ना। क्योंकि हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं एनर्जी फॉर ऑल, क्योंकि भाई
अब वही बात है कि भाई वो कंडा और ये सब यूज़ करते हैं जिसके कारण उनका हेल्थ इम्पैक्ट होता है, वहाँ वो बीमारी वगैरह होती है। तो एक बड़ा चैलेंज है कि भाई हमको क्या करना है, इतने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कराना है, समझा क्या, इवन अर्बन से लेकर के रूरल से एरिया, सब जगह एरिया में। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चालू की है, बट फिर भी बहुत बड़ा चैलेंज है ना ये। सबको ऊर्जा अगर देना है, सबको ऊर्जा सिक्योर बनाना है, तो भाई ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि भाई देश के हर एक गांव को हम कैसे ऊर्जा वगैरह ये सब करवा सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ देखो, नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम। देखो हमारे यहाँ एक तो स्किल्ड पर्सन नहीं है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है, समझा क्या, जो एक स्किल व्यक्ति होना चाहिए उसकी कमी है, समझा क्या। दूसरा, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि भाई मान लो एक बिजली का ये टावर है, समझा क्या, यहाँ से यहाँ बिजली भेजना है, ठीक है ना, तो ऐसे करके ऐसे टावर होने चाहिए ना बहुत सारे, ताकि गांव में हर एक जगह हम भेज पाए। ये सब चीज़ें नहीं है ना, लेकिन हमारे यहाँ हर एक गांव में ये सब चीज़ें हमने इंस्टॉल करके नहीं रखी है। तो ये क्या होता है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाते हैं, समझना क्या। तो हमारे यहाँ ये सब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा है, पुअर है। ठीक, नेक्स्ट, ये जो एक जगह से दूसरी जगह ये जो बिजली ट्रांसफर होती है, ये इसको बोला जाता है ट्रांसमिशन लाइन्स, ट्रांसमिशन लाइन। इनमें बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, समझना क्या, क्लियर, लॉस हो जाता है, ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि, और ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं होता, हमारे यहाँ बस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो बिजली भेजने के लिए ना, मान लो तेल वगैरह भेजना है, उसके लिए पाइपलाइंस चाहिए। ठीक, ये पाइपलाइंस ये भी हमारे यहाँ नहीं है उतना, समझा गया। ये इसका पाइपलाइन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत कम है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, पाइपलाइन के इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं है, ट्रांसमिशन लाइन्स में जो भी होता है उनमें लॉसेस बहुत हैं, मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर घटिया है हमारा। फिर उसके बाद स्किल्स, मतलब इन सबको चलाने के लिए जो एक ट्रेंड व्यक्ति चाहिए होता है उसकी भी कमी है, समझना क्या। ठीक है, प्लस ये जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इनका मैनेजमेंट भी क्या होता है, हम इनको ढंग से मैनेजमेंट भी नहीं कर पाते, इनका मैनेजमेंट भी कैसा है, पुअर है। ठीक, इनका पुअर मैनेजमेंट है, इस चक्कर में भी क्या होता है कि भाई ढंग से कुछ हो नहीं पाता। क्लियर है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो इंडिया एट प्रेजेंट फेस कर रहा है, ये थोड़ा सा याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसमिशन जो चैलेंजेस हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, स्किल्स नहीं है लोगों के पास, इतने लार्ज स्केल में हमको डिस्ट्रीब्यूशन कराना है एनर्जी, वो कैसे कराएंगे, ये एक बड़ा चैलेंजेस है, समझा गया। तो ये कुछ चैलेंजेस हमने देख लिया। ठीक, बढ़े आगे। ठीक, चैलेंजेस देख लिया, अब देखते हैं सरकार ने क्या क्या वो लिया है, मतलब स्टेप्स लिए हैं, मतलब मेजर्स टू इनहेंस एनर्जी सिक्योरिटी। पहले तो समझेंगे कौन कौन से मेजर से हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, एंड उसी में देखेंगे गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया है क्या, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, तो सरकार ने क्या क्या किया होगा। ठीक है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी करने के लिए देखो सरकार ने एनर्जी सिक्योरिटी करना मतलब अभी क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे, देखो एनर्जी का सिक्योर होना मतलब एनर्जी का एक्सेसिबल होना ना, हर व्यक्ति तक वो चीज़ पहुँचनी चाहिए। तो हर व्यक्ति के तहत पहुँचाने के लिए एक्सेसिबिलिटी के लिए सरकार ने क्या किया, देखो एक्सेसिबिलिटी के लिए सरकार ने एक उजाला स्कीम लॉन्च की है, उजाला स्कीम। इसमें क्या बोला है, उजाला स्कीम याद आया कि भाई हर व्यक्ति को एवरी हाउस होल्ड, मतलब हर एक परिवार को क्या मिलनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए। कब तक बताया था, अभी 2022 तक, समझा क्या। ये हमारा कमिटमेंट है, ये इंडिया का वो है, मतलब एक एम है जिसको अचीव करना है 2022 तक, कि हर व्यक्ति के यहाँ क्या हो, बिजली हो, कैसी हो, 24/7 हो। ठीक है ना, क्लियर। इसके लिए सरकार ने उजाला स्कीम लॉन्च की है। ठीक, नेक्स्ट एक चीज और देखे होगे तुमने, उज्ज्वला स्कीम लॉन्च की थी ना, पीएम उज्ज्वला, याद करो ये क्या है कि भाई एलपीजी सिलेंडर जो मिलते हैं ना, याद आया, एलपीजी सिलेंडर जो दिए जाते हैं रूरल एरियाज में, ठीक है, काहे के लिए, क्लीन फ्यूल, ताकि एकदम साफ ईंधन मिले उनको,
समझ में आ गया? फ्री ऑफ कॉस्ट बोल रहा हूँ। वुमेन के नाम पर ये वुमेन को स्पेशली टारगेट करते हैं, वुमेन की हेल्थ वगैरह इंप्रूव हो इससे, इसलिए उज्ज्वला स्कीम लॉन्च किया था, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में एक चीज और ऐड की है, कुसुम स्कीम चालू किया है। कुसुम स्कीम, कुसुम स्कीम इसमें क्या है? कुसुम स्कीम क्या है? ये एग्रीकल्चर के लिए। इसमें क्या होता है? सोलार पंप बांटे जा रहे हैं, सोलार पंप, जिससे क्या होगा? देखो, सोलार पंप यूज करेंगे अगर हम, तो भाई हमको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा ना ये सब इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सोलार पंप ऐसे होते हैं जो सोलार सेल से चलेंगे, सोलार पीवी सेल्स का हम यूज करते हैं, उससे वो चलते हैं। उससे चलते हैं तो क्या होगा कि भाई हमको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा है। उससे क्या होगा? सिंचाई का जो एरिया होगा वो बढ़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा लोग ये यूज़ करेंगे, तो इरिगेशन ज़्यादा अच्छे से होगा। इरिगेशन जितना अच्छे से होगा, इरिगेशन बढ़ेगा, उतना अच्छा पैदावार होगी, है ना, उतना अच्छा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारे देश के लिए उतना अच्छा है। समझना क्या? नेक्स्ट हमने एक चीज़ और देखी, तो गोवर्धन योजना, गोवर्धन योजना याद आया? ताकि हर व्यक्ति के पास, इससे क्या होगा? गोवर्धन योजना पढ़े थे ना बायोमास में, उसमें क्या देखा था कि हमने उससे बायोफ्यूल भी जनरेट होता है जिसको वो खुद यूज कर सकता है। दूसरा मैन्योर, मैन्योर मतलब जो भी खाद वगैरह है उसको एग्रीकल्चर में यूज कर सकता है वो, तो उसके लिए अच्छा है। बायोफ्यूल को बेच भी सकता है, समझना क्या? तो उसके क्या हो रहा है? उनको पैसे भी मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा लोगों तक पहुंचे, इसलिए सरकार ने ऐसे कदम उठाए ना। ये हो गया एक्सेसिबिलिटी वाला एंगल, समझना क्या? दूसरा एंगल देखो, दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी पर काम करना। एनर्जी एफिशिएंसी पर काम करना, ठीक, क्लियर? एनर्जी एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? ये सेपरेट आ रहा है अभी टॉपिक, सेपरेट है, पूरा एक चैप्टर है इस पर, ठीक है ना, क्योंकि ये सिलेबस में भी एक सेपरेट टॉपिक दिया है एनर्जी एफिशिएंसी। उसको डिटेल में अभी थोड़े देर में करेंगे उसको, बट अभी के लिए क्या करना है? एनर्जी एफिशिएंसी के लिए मतलब, एनर्जी एफिशिएंसी मतलब समझते हो ना कि भाई कम बिजली का उत्पादन करके, मतलब कम बिजली का यूज करके हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालें। मतलब इनपुट में कम एनर्जी हो, आउटपुट में ज़्यादा हो। जैसे एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब, वो जो फ्रिज में स्टार रेटिंग आता है, वो सब क्या बताता है कि एफिशिएंटली है। मतलब इनको अगर आप, इनमें जो हमने आइटम्स यूज किए हैं इनका यूज करोगे तो इससे कम बिजली लगेगी, कम बिजली लगेगी और ज़्यादा पैदावार होगी, इससे समझना क्या? आउटपुट ज़्यादा हो सकता है। यही तो है, एलईडी बल्ब हो गया, आजकल बीईई स्टार रेटिंग आते हैं, कूलर आता है, एसी आता है, 3 स्टार 4 स्टार लिखा रहता है ना, जितना ज़्यादा स्टार उतना बेटर, अच्छा होता है वो। ये क्या है? ये सब क्या है? सरकार प्रमोट करती है, इसको बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंसी। इसको, इसका एक मिशन है जिसको बोलते हैं नेशनल, एक मिशन लॉन्च किया है सरकार ने, नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। समझ में आ गया? एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ये मिशन लॉन्च किया है। ये मिशन क्या है? याद करो, मैंने क्या बताया था? फिर एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये आया था, मैंने बताया था शायद 2008-9 के आसपास, ठीक है ना, 2008-9 के आस। इसके अंदर 8 मिशन है ना। उस मिशन में एक हमने पढ़ा था, याद करो, सोलार मिशन, नेशनल सोलार मिशन, समझना क्या? और ये अभी क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल मिशन ऑन एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, ये दूसरा मिशन है। ये अभी आएगा सब, जब वो पढ़ेंगे ना एनर्जी एफिशिएंसी सेपरेट टॉपिक, तो उसमें ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट याद करो, ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज सरकार ने लॉन्च किया था 2008 के आसपास। उसमें 8 मिशन थे, उसमें से एक था एफिशिएंसी के लिए। समझना क्या? क्लियर है ना? क्लियर? ठीक है। अब देखो, इसमें एक चीज और सरकार क्या कर रही है, एक चीज और की है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी सुना है कि भाई BS4 BS6 नॉर्म सरकार लेके आई है? ये काहे के लिए लेके आई है? वही तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ना, कि भाई कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट मिले, समझा रहे? तो इसके लिए BS नॉर्म्स सरकार चलाती है। काहे में ये सब चलते हैं? ये जो हमारे पास जो भी मोटर गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल्स के लिए। एट प्रेजेंट BS6 बोला है 2020 से चालू होगा, फ्रॉम 2020, और वो भी अप्रैल से, शायद अप्रैल 2020 से चालू हो गया है ये, ठीक है। BS नॉर्म्स, इसमें क्या होगा? प्रदूषण कम होगा, समझना क्या? इंजन ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी उसकी। नेक्स्ट, अभी बताया था मैंने, BEE स्टार रेटिंग कर आ रही है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी सेविंग स्टार,
एनर्जी सेविंग स्टार। समझ में क्या? ये भी सरकार ने प्रमोट किया है कि नहीं किया है? ये सब क्यों कर रहा है? एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ही किया है। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट देखो, नीतियों में कुछ चेंजेस लाए हैं। ठीक है, पॉलिसी चेंजेस, पॉलिसी चेंज किया है सरकार ने। पॉलिसी चेंजेस कैसे? देखो भाई, अब क्या होता है कि जल्दी जल्दी क्लियरेंस मिलता है। सरकार ने बोला है कि भाई ये वाला काम, ये वाला प्रोजेक्ट है अगर, तो उसको जल्दी जल्दी काम क्लियरेंस दो। क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट जब होता है ना, मान लो एक प्रोजेक्ट है, माइनिंग करना है, वो किसी गांव में करना है, तो पहले असेसमेंट कराना पड़ता है कि भाई इसके कारण उस एरिया में रहने वाले लोगों को कितना अफेक्ट करेगा, समझ में, उससे पर्यावरण कितना नुकसान होगा। ये सब के लिए पहले बकायदा इनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। इसको बोलते हैं क्लियरेंस मिलना। जितना आपको ये सब क्लियरेंस मिल जाएगा, तब जाकर के आप क्या करोगे, वहां पर जो भी उत्पादन करना वो सब कर सकते हो। लेकिन ये क्लियरेंस मिल नहीं पा रहा था, इसलिए तो हमने देखा था ना कि सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देती है, एनजीटी कैंसिल कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया। तो पॉलिसी पैरालिसिस को कम करने के लिए अब क्या होता है, जल्दी जल्दी क्लियरेंस देने को सरकार करती है कोशिश, मतलब फास्ट ट्रैकिंग क्लियरेंस। ठीक। नेक्स्ट, कोल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज इन कोल प्रोडक्शन। ये वाला पॉइंट क्या है ना, अभी आगे समझ में आएगा जब एक पूरा सेपरेट का, जब ये वाला पॉइंट समझने के लिए क्या समझ लेना कि भाई एक कोल सेक्टर की प्रॉब्लम देखेंगे, कोल सेक्टर प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम्स में है वो, और उसमें देखेंगे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है। समझा क्या? रिसेंटली गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये देखेंगे, अभी तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये कैसा है। अभी के लिए क्या समझ में आना है कि अभी क्या होगा कि जो कोल इंडिया लिमिटेड की CIL की मोनोपोली को खत्म कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है। समझना क्या? पहले क्या होता था, देखो पहले मान लो कि भाई ये एक इंडस्ट्री है, समझना क्या, ये एक इंडस्ट्री है। क्लियर? ये एक इंडस्ट्री है। अब इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, कोल चाहिए। ठीक है, पहले क्या करते थे, ये सिर्फ कोल इंडिया से लेते थे, बट बाद में सरकार ने क्या बोल दिया, ये अर्लियर है, जब 1991 के भी पहले, जब ये LPG रिफॉर्म्स वगैरह नहीं आते थे, सीधे कोल इंडिया ही इनको सप्लाई करती थी। एकमात्र कंपनी थी जो मतलब मोनोपोली था उसका। ठीक है, बाद में क्या हुआ, ये इंडस्ट्रीज को बोल दिया गया कि भाई आप क्या कर सकते हो, कैप्टिव माइनिंग कर सकते हो। अब ये वर्ड क्या है समझ लो, कैप्टिव माइनिंग मतलब क्या हो सकता है कि ये अपनी एक खुद की ही एक कंपनी बना करके, मान लो यहाँ पे कोयला है, समझा गया, ये नीचे कोयला मिल रहा है, इसको यहाँ से ये माइनिंग करेंगे, समझा गए, माइनिंग करके यहाँ से कोयला निकाला, उस कोयले को ये बेच नहीं सकते थे मार्केट में, समझा गया, सिर्फ कहाँ यूज होगा वो, इस इंडस्ट्रीज में, समझा गया, यहीं पर यूज कर सकते थे। इसीलिए इसको बोलते हैं कि भाई कैप्टिव माइनिंग करते थे, मतलब वो जो माइनिंग करते थे उसको सिर्फ अपने लिए यूज कर सकते थे, कहीं और नहीं बेच सकते। रिसेंटली सरकार ने ये जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया है, समझा क्या, मतलब ये जो प्रोविजन है कैप्टिव माइनिंग का, कैप्टिव माइनिंग को खत्म कर दिया। ये जो प्रोविजन था कि आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, उसको खत्म कर दिया। मतलब अब ये वाली कंपनी जो भी माइन कर रही थी, समझा रहा, वो दूसरों को भी मार्केट में भी बेच सकती है, समझा क्या। ऐसा होगा तो भाई, ऐसा होगा तो कुछ पैसे भी आ जाएंगे ना। क्या होता था कि बहुत बार इन कंपनीज के बाद कोयले रखे रहते थे, उनको ये यूज नहीं कर पाते थे। इस कंपनी की मान लो ये कंपनी बंद हो गई, ऑफ सीजन है, माइनिंग कर लिया, अब वो कोयला कहाँ बेचेंगे, तो ये दिक्कत में फंस जाते थे। इसीलिए क्या होता कि भाई एफिशिएंसी नहीं होती थी। हमारे देश में जो भी पावर प्लांट थे वो अपनी क्षमता के अनुसार कम काम कर पा रहे थे। सरकार ने ये चीज देखा और इस चीज में सुधार किया। समझ में आ गया ये पॉइंट? नेक्स्ट देखो, क्लियर है, पॉलिसी में ही कर रहे हैं सब। तो कोल इंडिया लिमिटेड वाला एंगल समझ में आ गया ना। ये और अच्छे से समझ में आएगा जब वहां पे कोल वाला करेंगे कि कोल सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा कि भाई नेल्प पॉलिसी से अब सरकार शिफ्ट हो गई काहे में, हेल्प पॉलिसी में। हेल्प पॉलिसी में इसमें चेंज किया। क्या है ये, जस्ट इसके बाद आ रहा है। ठीक है, हेल्प पॉलिसी। नेक्स्ट, टैक्स स्ट्रक्चर को सरकार ने चेंज किया है, इसमें सरकार ने रिफॉर्म लेके आए हैं। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, कोल प्रोडक्शन को बढ़ाया है, कोल प्रोडक्शन को बढ़ाया है। याद करो, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लेके आई थी कोल के लिए, कोल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये सब किया है। ये हेल्प और नेल्प ये सब चेंज कर दिया,
समझा क्या? ये कोल माइनिंग का ये मोनोपोली खत्म कर दिया। बायोमास के लिए मैंने बताया था ना, बायोमास के लिए क्या किया है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी 2018 में, है ना, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी पढ़ी थी हमने, क्लियर है? एक सरकार का और एनर्जी सिक्योरिटी एक डॉक्यूमेंट है, अभी आ रहे हैं उस पर, ठीक है, लास्ट में लिख लो, पॉलिसी में ही ये लिखना है, ठीक है ना। इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनारियो, ये एक डॉक्यूमेंट्स है जिसके तहत सरकार काम करेगी 2047, ठीक। इसके लिए एक सरकार ने ये नीति निकाली हुई है, ठीक है। और एक याद करो, सरकार जब बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग कोड बना के रखी है, समझना क्या, बिल्डिंग कोड, जिसका अगर आप यूज करोगे तो आपकी जो बिल्डिंग बनती है ना वो एनर्जी एफिशिएंट होती है, समझना क्या, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग कोड्स, समझना क्या, कि भाई आप जब घर बनाते हो तो आप इन पैमानों में अगर अपने घर को बनाओगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो भी बिल्डिंग रहेगी उसमें कम खपत होगी ऊर्जा की, समझना क्या। तो ये सब सरकार ने कुछ चीजें की है, ठीक है ना, और अभी देखना है क्या क्या किया है, ठीक। अब देखो, नीति आयोग ने एक विजन डॉक्यूमेंट निकाला है, ये जो देख रहे हो ना, ये 2047 वाला इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनारियो, ये क्या है, ये भी बताया ना, ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट, मतलब एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट किसके द्वारा ये निकाला गया है, ये बाई नीति आयोग। इसमें क्या है, इस डॉक्यूमेंट में नीति आयोग क्या बताती है, पूरा प्लान है प्लस पूरी स्ट्रेटेजी है, ताकि हम क्या कहां पर काम करें, एनर्जी एफिशिएंट में, एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड, एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड, समझा क्या, कि भाई सरकार को क्या क्या काम करना है आगे, वो सारा एक पूरा प्लान है, पूरी स्ट्रेटेजी है इसमें, इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी सिनारियो 2047। अब इसको समझते हैं कि क्या है ये, समझना कि इसको क्या बोलते हैं, इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी सिनारियो, ठीक, हाँ, इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी सिनारियो 2047। कभी भी एनर्जी सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है, इस डॉक्यूमेंट का नाम जरूर लिखना, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं फटाक से 2 मिनट के अंदर, क्या है ये। अब देखो ये क्या है, इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी सिनारियो 2047, ठीक है। मतलब ये क्या करती है, ठीक, देखो ये अलग अलग राह है, ठीक है ना, इसको बोल रहे हैं हम एनर्जी पाथ, एनर्जी पाथ। मतलब देखो यहां पर एनर्जी चाहिए ना हमको, एनर्जी चाहिए कि नहीं, एनर्जी रिक्वायरमेंट है। अब एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या एक ही माध्यम से आ सकता है कि अलग अलग माध्यम से आएगा, बहुत अलग अलग माध्यम से आते हैं। तो ये सब क्या है, माध्यम है, मतलब एनर्जी के पाथ है। तो हमको ऐसे पाथ ज़्यादा से ज़्यादा पाथ बनाने चाहिए, ताकि भाई अगर एक पाथ बंद कर दिया जाए तो हम दूसरे पाथ से क्या कर सके, अपनी एनर्जी की जो भी पूर्ति है उसको कंप्लीट कर पाए। मतलब क्या करना, टू डेवलप क्या, एनर्जी पाथवेज, ठीक है। कब तक ये काम करना है हमको, ये एनर्जी पाथवेज करते ही रहना, करते रहना है 2047 तक, भाई 2047 तक, समझा क्या, ठीक, ठीक है ना। और ये पाथ क्या है, ये सब पाथ सप्लाई है ना, और ये क्या है, एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये डिमांड है। तो हमारी जो भी डिमांड है उसमें अलग अलग पाथ को हमको तैयार करना है, समझा क्या। जैसे कि फॉसिल फ्यूल से, कोल से तैयार रखो, बायोफ्यूल से तैयार रखो, सोलार से तैयार रखो, सोलार से, बायोमास से तैयार रखो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पाथ होगा हमारे लिए उतना अच्छा होगा, समझा क्या। इसके लिए नीति आयोग ने एक कैलकुलेटर लॉन्च किया है, जिसको बोलते हैं IESS कैलकुलेटर, ठीक। जिससे वो टाइम टू टाइम जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह होती है एनर्जी की ना, और कहाँ से क्या चीज़ आनी चाहिए, इन सब चीज़ का वो एक वो बता के रखती है, समझना क्या। तो इसको बोलते हैं IES कैलकुलेटर, समझना कि भाई किस सेक्टर में कितनी डिमांड है ऊर्जा की, कहाँ से ये सब चीज़ों को करना चाहिए, कहाँ से इतनी एनर्जी आएगी, ये सब इसको बोलते हैं IESS कैलकुलेटर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि भाई एक्सप्लोर करना है हमको, अभी बताया ना कि भाई कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर है मतलब ये रिक्वायरमेंट बता रहा है, समझ में आ गया। तो उसके हिसाब से हमको क्या करना है कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी सोर्सेस हैं
उनको ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढ करके तैयार करके रखना है। मतलब क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर इंडियाज पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि एनर्जी के पास क्या क्या सोर्सेस हैं इंडिया के पास, जैसे कि अभी बताया ना कि सोलार से आ सकती है, विंड से आ सकती है, न्यूक्लियर से आ सकती है, बायोफ्यूल से आ सकती है। ठीक, क्लियर। ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमको एक्सप्लोर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे उतने ज़्यादा हम पाथ बनाएंगे ना, अपने पाथ बनाएंगे उतने ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट करें, मिटा दूं इसको। देखो नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो IESS, ठीक है, इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी सिनारियो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है ये कि भाई हमको अपना जो एनर्जी बास्केट है ना उसको डाइवर्सिफाई करना। अभी देखा ना हमने, ज़्यादा से ज़्यादा पाथ बनाना है। मतलब हमारा जो एनर्जी बास्केट है, एनर्जी बास्केट किसको बोल रहा हूँ मैं, जहाँ से हमको ऊर्जा मिल रही, मतलब समझो ये एनर्जी बास्केट है, यहाँ से हमको क्या मिलेगी, ऊर्जा। ये जो बास्केट होनी चाहिए ना, ये अलग अलग चीज की होनी चाहिए, समझ रहे? मतलब सोलार से भी, मतलब न्यूक्लियर से भी, समझा क्या? मतलब न्यूक्लियर हो, सोलार हो, विंड हो, बायोमास हो, एनर्जी बास्केट को हमको क्या करना है, इसको डाइवर्सिफाइड रखना है, समझा क्या? डाइवर्सिफाइड मतलब एक सोर्स नहीं होना चाहिए। अगर हम डाइवर्सिफाई करके रखेंगे, ठीक है, इंडिया का पोटेंशियल पहले तो देख करके, तभी तो कैलकुलेटर वगैरह हम रखें, समझा क्या? उससे हम पहले एक बार मापेंगे, देखेंगे रिक्वायरमेंट, उसके अनुसार हम क्या करेंगे भाई, उसके अनुसार हम अपना डाइवर्सिफाई करेंगे। डाइवर्सिफाई करने के बाद हम अपना प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का कोशिश करेंगे, इंक्रीज करने का कोशिश करेंगे। ऐसा होगा तो फॉरेन पे, ये भी एक बहुत हमारा एम है कि फॉरेन डिपेंडेंस जो होता है, डिपेंडेंस उसको कम करना है, समझना क्या? फिर इसके अलावा हमको फोकस ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे करना है, रिन्यूएबल वाले में, रिन्यूएबल पर फोकस करना है, समझना क्या? इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, क्लियर है ना कि भाई हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को फोकस करना है, क्लियर है ना? रिन्यूएबल पर फोकस करना है, फॉरेन पर डिपेंडेंस करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई रखना है, ठीक है, ठीक। और हमको मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इन सब से हमको करना क्या है, तो हमको एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करना है, इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी। मतलब हम काम को ओवरऑल अगर सीधा सीधा बात करूं तो एनर्जी सिक्योरिटी बना के रखना है देश के लिए, ठीक ठीक। अभी यहाँ पे देखा जो ये है क्या, यहाँ पर एक पॉइंट देखा था ना, ये कैलकुलेटर, ये क्या है, कैलकुलेटर तो है जो बताएगा, लेकिन ये एक्चुअली में है क्या, ऐसा कोई कैलकुलेटर है क्या? नहीं, ये क्या है, एक वेबसाइट है ये, ठीक है ना, वेब बेस्ड टूल, जहां पर जाकर के आप सारी रिक्वायरमेंट और डिमांड सप्लाई देख सकते हो, समझना क्या? ठीक, इसको बोलते हैं एनर्जी IESS कैलकुलेटर, बट वो एक्चुअली में है क्या, एक वेबसाइट होगी, वहां पर जाकर के आप देखोगे कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ से कितना एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, कितना जरूरत है, समझना क्या ना? ठीक है ना, ये वेब बेस्ड टूल है, वेब बेस्ड पोर्टल है, क्लियर है ना? IES 2047 क्लियर है ना? ये जब आएगा एग्जाम में तो थोड़ा सा याद रखना इसके प्रोविजंस, डॉक्यूमेंट का नाम याद रखना, लिख सकते हो ये। नेक्स्ट उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं अभी हम, ठीक है ना? ठीक, नेक्स्ट उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं कि भाई सरकार ने एक चीज और चालू किया है, देखो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, फॉर एनर्जी सिक्योरिटी सरकार ने एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया है, पता है आपको? स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। अब ये क्या है समझो, इसको तो डिटेल में वैसे एक 10 मिनट का लेक्चर लगेगा, बट अभी के लिए बता दे रहा हूँ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मतलब क्या होता है। मान लो भाई ये इंडिया है, ठीक है, अभी हम काहे पर डिपेंड कर रहे हैं, वेस्ट पर, है ना, वेस्ट कंट्रीज पर, यहाँ से हमको क्या आता है, ऑयल आता है, समझा क्या? मान लो कि भाई कुछ
ऑयल की सप्लाई यहाँ पर बंद हो गई, समझा कि यहाँ पर ब्लॉक कर दिया मैंने, ऑयल की सप्लाई अब आ ही नहीं पा रही है, तो क्या इंडिया की इकोनॉमी चल पाएगी? इंडिया की इकोनॉमी क्या होगी? रुक जाएगी। समझा कि ऐसा ना हो, इसीलिए हर देश अपने यहाँ कुछ बचा के रखता है, स्टोर करके रखता है, समझा कि उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व, स्ट्रेटेजिक रिजर्व, ठीक, क्लियर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व। तो आईएईए ये बोलता है कि भाई, आईएईए बोल रहा हूँ, सॉरी, आईईए बोलता है कि भाई 90 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व होना चाहिए हर कंट्रीज के पास, ये स्टैंडर्ड है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ठीक, ये 90 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व होना चाहिए आपके पास। मतलब इसको कहीं भी रखो, कंटेनर में रखो, अंदर गुफा बना करके अंडरग्राउंड रखो, बट इतना पेट्रोल आप पेट्रोलियम सेव करके रखो ताकि फ्यूचर में मान लो कि भाई कल को कुछ गड़बड़ हो गई वेस्ट में, तो आपके अंदर कम से कम इतना पेट्रोल डीजल तो होना चाहिए ताकि 90 दिन तक आप सर्वाइव कर पाओ। 90 दिन में कहीं ना कहीं से तो अरेंजमेंट कर लोगे, बट अभी के लिए क्या है कि 90 दिन तक के लिए आपके पास इतना सोर्स हो ताकि आप क्या कर सको, अपने आप इकोनॉमी को बचा सको। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व। इंडिया ने इस पर काम कर रहा है, समझा रहा है, इंडिया ने इस पर काम किया है। अब देखेंगे कि भाई, बताए ना, इसको देखेंगे कि भाई कितने दिन के लिए सरकार काम करी है, कितना एट प्रेजेंट नियर अबाउट जो 90 डेज का इसने बताया है ना, उसको इंडिया ने अचीव कर लिया है। इंडिया हैज अचीव, थोड़ा सा कम है बट अचीव कर लिया, समझा के देखेंगे कि कैसे इसके ऊपर सेपरेट है एक, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये तो याद रखा कि ये करके रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चला रही है, समझा गया, इसका मात्रा बढ़ाया गया है, अभी बहुत सारे डैम्स वगैरह बने हैं, देखा होगा भी कि भाई जम्मू कश्मीर में कितने सारे डैम्स अक्सर न्यूज में रहते हैं, ठीक है। देखो, सरकार ने एक ग्रिड बनाया है जिसको बोलते हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? देखो, ये है 31 कंपनियों का समूह है, 31 कंपनी ने मिलकर के ये एक समझ लो एक ग्रिड बनाया, एक नेटवर्क बनाया है, जिसमें ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसको? नेचुरल गैस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, समझा क्या। काहे में? डोमेस्टिक, ताकि घरेलू में हम काम कर पाएं, इंडस्ट्रीज में काम कर पाएं, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इसका यूज हो पाए, ठीक है। कैसे? उसके लिए एक पूरा पाइपलाइन बनाया गया, समझा गया, पाइपलाइंस की मदद से, ताकि किसी को भी ऊर्जा की कमी ना हो, समझा गया। इसीलिए एनर्जी सिक्योरिटी लिखा है यहाँ पर। मतलब क्या है? सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मान लो भाई एक शहर है, समझा क्या, उसमें डोमेस्टिक है, मतलब घरेलू खपत भी है, इंडस्ट्रीज भी चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी चल रहा है, इन सब के लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए। वो ईंधन ये एक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो एक नेटवर्क बनाया गया है, कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? पाइपलाइन से डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। और उसको बनाया क्या है? इंडिया में 31 कंपनियों ने मिलकर के ये चालू किया, समझा क्या। जो अभी के लिए बड़े बड़े जो महानगर हैं वहाँ पर ये काम करने का है, धीरे धीरे करके जो जैसे जैसे समय बीतेगा तो लोकल जो छोटी छोटी सिटीज़ हैं उन पर भी इनको लागू किया जाएगा, समझा क्या, ठीक है। इसके अलावा देखो लास्ट में और क्या किया है सरकार ने एक चीज़ और की है जिसको बोलते हैं एनर्जी डिप्लोमेसी। एनर्जी डिप्लोमेसी मतलब क्या है? एनर्जी डिप्लोमेसी मतलब क्या होता है? देखो, इंडिया क्या करेगा, ये है इंडिया, ठीक है ना। इंडिया एक कंट्री पर डिपेंड नहीं रहेगा। जहां जहां से हमको लगता है कि भाई जितने ज्यादा से देश से हम ऊर्जा को, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर कर सकते हैं, उन सब कंट्री से वार्तालाप करें और उनसे मनवाएं कि भाई हमको इतनी एनर्जी की जरूरत है, इतनी डिमांड है, हमको ये सब चीज चाहिए, समझना। क्या ऐसा करोगे तो क्या होगा? कल को मान लो एक कंट्री ने मना कर दिया देने से, तो आप दूसरी कंट्री पे जा सकते हो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर एक कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाओगे, और जब वो अगर मना कर दिया देने से, तो आप क्या हो जाओगे? आपकी इकोनॉमी रुक जाएगी, समझा क्या। मतलब इसमें क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? रिलेशनशिप इंप्रूव करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं
मल्टीपल नेशन, बहुत सारी कंट्रीज से, ठीक, रिलेशनशिप बिल्डिंग विथ मल्टीपल नेशंस, समझ में क्या, चाहे वो नेबरहुड हो, हमारे आसपास की हो, चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो, चाहे वो वेस्ट एशियन कंट्रीज हो। वेस्ट एशियन मतलब ये जो ईरान, इराक, ये सब कंट्रीज हैं, ठीक है ना। सेंट्रल एशियन मतलब उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इनमें न्यूक्लियर वगैरह के बहुत सारे स्रोत हैं, समझा क्या। नेबरहुड मतलब अपने आसपास वाली कंट्रीज, समझा क्या, जैसे कि हाइड्रो से रिलेटेड, भूटान में आप बना दो एक हाइड्रो पावर प्लांट, वहाँ से बिजली ले आओ, नेपाल की हेल्प कर दो, वहाँ से बिजली ले आओ, समझा क्या। तो सारे तरीके से इसको बोलते हैं एनर्जी डिप्लोमेसी, मतलब हमको बाहर के देश से रिलेशनशिप बनाने हैं, काहे के पर्पस के लिए, ताकि इन सारी कंट्रीज से क्या हो, रेगुलर सप्लाई हो काहे की, एनर्जी की, समझा क्या, क्लियर। जैसे कि हमने इंडिया अभी पढ़ा था ना, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की, जापान के साथ न्यूक्लियर डील, उसके साथ हमने, उसके साथ भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अभी हमारा कजाकिस्तान के साथ डील हुआ है कि भाई कजाकिस्तान हमको यूरेनियम सप्लाई करेगा, जब ये यूरेनियम सप्लाई करेगा तो न्यूक्लियर एनर्जी हमारे यहाँ अच्छे से पनप पाएगी ना। ये न्यूक्लियर, जापान से जो न्यूक्लियर डील है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिएक्टर्स हैं उनको स्टैब्लिश करेगा, टेक्नोलॉजी देगा तो एनर्जी बनेगी। यूएस के साथ न्यूक्लियर डील है जिसमें हमको एग्जेम्पशन मिला, याद करो जो पढ़ा था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एग्जेम्पशन मिलेगा तो हमको न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी मिलेगी, समझा रहा है। तो इनके कारण क्या हो रहा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी आएगी, फ्यूल भी आएगी, है ना। सोचो अगर आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज नहीं होते, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात नहीं करते, तो क्या आप ये सब चीज़ इंश्योर कर पाते, नहीं कर पाते, समझना क्या। अभी के लिए संघाई कोऑपरेशन के साथ हम एंगेज कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि संघाई कोऑपरेशन मतलब क्या, सेंट्रल एशिया जिसमें प्लस यूएस, चाइना है और रसिया है। अगर इनके साथ हम एंगेज करेंगे तो सेंट्रल एशिया से वैसे ईंधन आ रहे हैं, रसिया और चाइना से थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी और मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा। अगर ऐसा होगा तो सोचो हमारे देश के लिए कितना अच्छा है। तो सोचो मल्टीपल सोर्स है ना, हमको डाइवर्सिफाई करना है अपना बास्केट, ताकि हम एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करा जाए सके, समझ में आ गया। और लास्ट में एवरग्रीन पॉइंट, ये तो पता ही है एवरग्रीन पॉइंट क्या है, कि भाई हमको क्या करना है, लास्ट में प्रमोट कर रही है सरकार, क्या प्रमोट कर रही है, प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। ये तो एवरग्रीन पॉइंट है कि लास्ट में सरकार ये तो कर ही रही है ताकि हमको दूसरों पर डिपेंडेंस ना होना चाहिए। ये क्यों कर रही है, डिपेंडेंस कम करने के लिए, डिपेंडेंस को कम करने के लिए। काहे पर डिपेंडेंस, एक तो फॉरेन कंट्रीज पर, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि भाई फॉसिल फ्यूल्स पर भी कम कर रहे हैं। इसके लिए याद करो INDC गोल है, INDC गोल, जिसमें याद करो 100 गीगावाट क्या बोला है, कहाँ से आएगा, सोलार से आएगा। फिर 60 गीगावाट कहाँ से आएगा, क्या बोला था, विंड से आएगा। फिर 10 गीगावाट कहाँ से आएगा, बायोमास से आएगा। फिर 5 गीगावाट कहाँ से आएगा, स्मॉल हाइड्रोथर्मल प्लांट से आएगा, समझ में आएगा। मतलब देखो, हमको एक तरफ पिछली वाली स्लाइड में क्या पढ़ा था हमने, कि भाई दूसरे कंट्रियों से ज़्यादा एंगेज करो, और यहाँ पर बोल रहा है कि अपने में ही देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो। वो बाहर एंगेज इसलिए बोल रहा है करने को, ताकि भाई कल को कोई दिक्कत ना जाए, समझना कि एनर्जी रेगुलर रूप से सप्लाई हो जाए। लेकिन वो तो अभी के लिए है ना, वो अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको उन पर डिपेंडेंट भी तो नहीं रहना है। लॉन्ग टर्म में हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में खुद ही इतना उत्पादन हो कि भाई हम दूसरे कंट्री पर निर्भर ना रहें। समझ में आ गई बात। इतनी सारी चीज़ें सरकार कर रही है एनर्जी सिक्योरिटी बनाने के लिए, मतलब अपने आप को सिक्योर करने के लिए। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। बात क्या है कि भाई आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स धीरे धीरे करके देखना पड़ेगा और उस पर ही लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन नए नए पॉइंट्स आते हैं। कि जितने भी अभी तक का जो भी करंट अफेयर्स वाला था मैंने इसमें ऐड कर दिया है, लेकिन इतना ख़त्म नहीं हुआ, टाइम टू टाइम आपको ऐड करते रहना है इसमें। समझ में आ गई बात।